हिस्ट्री थ्रू स्टोरीज। आज हम अपना ये सफ़रनामा शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात बताइए, आपने बाहुबली पिक्चर देखी है? दोनों पिक्चरें देखी होंगी। उसके सारे सीन, डायलॉग्स कईयों को तो बिल्कुल जवानी याद हो गए होंगे। कितनी बार देखी होगी? किसी ने 2 बार देख ली होगी, किसी ने 3 बार, लेकिन अगर किसी ने 1 बार भी देखी तो काफ़ी कुछ उसका याद रह जाता। वास्तव में महेशमती साम्राज्य था। इतिहास में हम उसे पढ़ेंगे महाजनपद काल में। हाँ, उसके पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, इन्होंने बाहुबली वगैरह काल्पनिक करे। तो कल्पनाओं को जब हम एक स्वरूप प्रदान कर देते हैं और उसे प्रस्तुत इस तरह से करते हैं कि वो लोगों को भाए, तो वो हमें चीज़ें याद हो जाती। हमारी जो सफ़रनामा है उसमें भी ऐसे ही है। एक पात्र है मेरा मित्र समय सिंह। हम लोग उसे कभी कभी टाइम सिंह बोलते थे, क्योंकि समय टाइम, तो इस तरह से हम कभी कभी उसे चढ़ाते थे। तो कभी कभी कुछ लोग उसे टाइम सिंह कहते थे। टाइम सिंह बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है। उसे पढ़ने का बेहद शौक है। कोई सा ऐसा विषय नहीं है जो उसने पढ़ा नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, टेक सब पढ़ता है। फिल्मों का बेहद शौकीन, कोई भी फिल्म उससे छूटती नहीं। कभी कभी आता तो कभी किसी किरदार में होता, तो कभी किसी किरदार में, कभी मुन्ना भाई तो कभी रॉकी भाई। वो तमाम दुनिया की बातें करता रहता। मुझसे वो अक्सर एक ही बातें करता था, भाई ये इतिहास को कैसे जीवंत देखा जा सकता है। मैंने कहा इतिहास को अगर देखना है इतिहास की पुस्तकें पढ़ो। बोले नहीं ऐसे नहीं, मुझे लाइव देखना है। पास्ट टाइम में जाके इतिहास को देखना चाहता हूँ। तो मैंने भाई ऐसी मशीन अभी बनी नहीं, जब बन जाएगी तब देख लेना। उसने कहा देख लेना, एक दिन मैं ही मशीन बनाऊँगा। मैंने बहुत बढ़िया। कई महीनों तक वो मुझे मिला ही नहीं। उसके बाद एक दिन आया, उसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी और मेरे से बोला सतीश भाई मैंने मशीन बना ली है। मैंने क्या बना लिया भाई? कि मैंने टाइम मशीन बना ली। अरे मैंने कहा टाइम सिंह तूने अपनी मशीन बना ली? अरे बोले वह मशीन नहीं, मेरी नहीं, सचमुच में इतिहास में पीछे जाने की मशीन बना ली है। उसने अपनी कलाई पे एक गैजेट जैसा कुछ बांध रखा था और मेरे से बोला ये इस तरह की मशीन है कि जिससे मैं ना केवल पीछे समय में जा सकता हूँ, बल्कि वहाँ पर जो भी मौजूद होगा अगर मैं चाहूँ तो उसे देखूँ और चाहूँ तो उसे ना देखूँ। तो मैंने कहा अगर तुम समय में पहुँच भी गए तो भाषा उसका क्या करोगे? बोले मुझे केवल और केवल उनकी आंखों में देखना है और आंखों में देख कर ही सारी भाषा ट्रांसफ़र कर, बिल्कुल वैसे जैसे पीके फिल्म होता है ना, वो उसके हाथ पकड़ के ट्रांसफ़र कर लेता है। मैंने बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं अपने साथ किसी और को भी लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा भाई तेरी टाइम मशीन है, जितना तू भरोसे लायक आदमी है ऐसे ही तेरी मशीन भी होगी। ऐसा ना हो कि तेरे साथ चला जाऊँ और वहीं के वहीं रह जाए, वर्तमान में छूट जाएगा, पास्ट में रह जाएंगे, मेरा तो पैदा ही नहीं होगा। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ। अच्छा, तो समय सिंह की बातों पर, टाइम सिंह की बातों पर यकीन करके और हम दोनों टाइम ट्रेवल पर निकल पड़े। समय सिंह ने कहा कौन से समय से स्टार्ट किया जाए? मैंने कहा ज़्यादा पुराने या ज़्यादा पीछे समय में नहीं जाते, हम एक ऐसे समय से जाते हैं जब से हम इतिहास को नॉर्मली पढ़ते हैं। उससे हमें एक इतिहास में क्रमबद्धता भी मिल जाएगी और इतिहास को देख भी पाएंगे अपनी आंखों से। बोले ठीक है। बोले एक काम करेंगे, मैं तो प्रकट रहूँगा। मैंने कहा ठीक। बोले तुम रहना अदृश्य। मैंने कहा वो ज़्यादा बेटर भाई, मैं अदृश्य ही ठीक हूँ। उसने एक पार्ट मेरे को भी दिया, मैंने भी अपनी कलाई पे बांधा और हम दोनों ने 4000 साल पहले का समय सेट कर दिया। मेन जो पार्ट था उस यंत्र का वो उसी के पास था जिससे वो कंट्रोल कर सकता। उसने 4000 साल का समय डाला और हम दोनों एकदम से वहाँ से अदृश्य होके पहुँच गए एक सुनसान सी जगह पर। हम दोनों एक नदी के किनारे प्रकट हुए। नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ था। टाइम सिंह ने बोला भाई इतना साफ़ पानी? मैंने कहा भाई उस समय कोई फैक्ट्री वगैरह थोड़ी ही थी, तो जब पॉल्यूशन नहीं था तो नदियाँ भी साफ़ थी। बोले बिल्कुल सही बात है। थोड़ी दूर एक आदमी जल में सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, साथ ही वह ओम रावी करे जा रहा था। स्पष्ट था कि वह रावी नदी थी। हम दोनों उस आदमी की तरफ गए। वह आदमी नदी में से निकलकर तट से दूर जाने लगा। तब हमारी निगाह उस दीवार की तरफ पड़ी जिधर की तरफ वो जा रहा था।
वो एक बड़ी विशाल दीवार थी, जैसी नगरों के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। उसको देखते ही टाइम सिंह के अंदर का कलाकार जागा। उसने कहा, भाई क्या बढ़िया सेट बनाया है, एकदम संजय लीला भंसाली के सेट की तरह। मैंने कहा, अरे भाई टाइम सिंह, संजय लीला भंसाली 4000 साल बाद अभी होगा, हम उससे 4000 साल पहले आ चुके हैं, इसलिए ये कोई सेट नहीं है, ये ओरिजिनल है ना। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन फीलिंग भाई ऐसी ही आ रही थी। मैंने अच्छा चलो। वह आदमी उस दीवार के पास जैसे ही पहुंचा तो उसने झुक के किसी के लिए प्रणाम किया। हमने देखा कि वो आखिर किसके सामने झुक रहा है। दीवार में जो गेट बने हुए थे, उन्हीं गेटों में से एक गेट के ऊपर एक छवि उकेरी गई थी उस दीवार पर। वह किसी स्त्री की छवि थी, जिसके गर्भ में से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दे रहा था। शायद वो उनकी कोई मातृ देवी वगैरह रही होगी। मैं और टाइम सिंह उस गेट से थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो गए। जब उस आदमी ने टाइम सिंह की तरफ देखा तो टाइम सिंह ने उसकी आंखों में देख के उसकी सारी भाषा ट्रांसफर मार दी। साथ ही अपने यंत्र की मदद से उसने मुझे भी वह भाषा सिखा दी। वह आदमी जैसे ही अंदर गया तो उसके पीछे हम दोनों भी शहर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हमने देखा कि वह पूरा का पूरा शहर 2 पार्ट में बटा हुआ नजर आ रहा था। पश्चिम भाग अलग और पूर्वी भाग अलग। उसका पश्चिम वाला हिस्सा थोड़ा अलग से दुर्गीकृत किया हुआ था, जैसे कि एक अलग से किले नुमा संरचना बनाई गई हो, और उसमें जो भवन बने हुए थे वे थोड़े ज़्यादा बेहतर और अच्छी स्थिति में थे बजाय पूर्वी भाग के। मैंने कहा, यार टाइम सिंह, ये इनके पश्चिम और पूर्व में तो काफ़ी अंतर है, ये पश्चिम में तो काफ़ी अच्छे अच्छे भवन बने हुए हैं। टाइम सिंह ने बोला, अरे भाई आप समझते नहीं क्या, ये सनसेट वाला नज़ारा है ना, ये एलिट क्लास के लोग ही तो देखते हैं, आम लोगों को सनसेट से क्या मतलब है। तो यहाँ का जो शासक वर्ग रहा होगा उसने पश्चिम में बना लिया ये अपने निवास वगैरह, ताकि शाम को सनसेट का नज़ारा देख सके। इनकी बात तो सही है, सनसेट का नज़ारा तो पश्चिम से ही दिखेगा, तो पश्चिम में बना ली। वह आदमी थोड़ी दूर जब आगे गया तो एक गोल चबूतरे पर बैठा हुआ एक बच्चा उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। शायद वह उसका बेटा था। उसके पास जाकर वह उस चबूतरे पर बैठ गया। उसका बेटा शंख और टेराकोटा से बने हुए कुछ खिलौनों से खेल रहा था। वह एक लट्टू को घुमा रहा था जो शंख का बना हुआ था, वही लट्टू जो रस्सी से घुमाया जाता है। साथ में उसके हाथ में 2 खिलौने शंख के बने हुए 2 बैल भी लगे हुए थे। वो उनसे खेल रहा था। पास में ही शायद उसकी माता थी जो एक ओखली में कुछ कूट रही थी। उस चबूतरे पर गेहूं और जौ दोनों ही सूख रहे थे, और वो बच्चा बारी बारी से कभी गेहूं के पास अपने बैल ले जाता और कभी जौ के पास, और कहता, मेरा बैल गेहूं खाएगा, मेरा बैल जौ खाएगा। उसके पिता कह रहे थे, क्या तुम्हारे बैल को गेहूं और जौ दोनों ही पसंद नहीं है? बोले, नहीं, मेरे एक बैल को गेहूं पसंद है और एक को जौ। उसके ऐसा कहते ही उसके पिता हंसने लग गए। तभी हमने देखा कि दूर से एक रथ चला आ रहा है, लेकिन उस रथ में घोड़ा नहीं था, बल्कि उस रथ में भी एक बैल ही जुता हुआ था। और उस रथ पर तहमत पहने हुए एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उस गोल चबूतरे का चक्कर लगाते हुए वह रथ, जिसे इक्का कह रहे थे, एक घर के पास जाके रुका। वह आदमी उस घर के बरामदे में पहुंचा और पहुंचकर जोर से आवाज़ लगाई, हरिया, ए हरिया। हमने देखा कि ये हरिया किसको कह रहा है। तो वह व्यक्ति जो चबूतरे पर बैठा हुआ था वह एकदम से और उसी व्यक्ति की तरफ भाग कर गया और बोला, जी मालिक, ये भट्टियाँ चालू क्यों नहीं हैं? मुझे 16 की 16 भट्टियाँ चालू चाहिए। आखिर हुआ क्या है? अभी तक मजदूर काम पे क्यों नहीं लगे? हरिया ने कहा, मालिक, आज सुबह ही हमारे साथी के एक बच्चे को सांप ने काट लिया।
और जैसे ही सारे लोग उस सांप को मारने वाले थे, एक गरुड़ आया और उसे अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। हम सब उस सांप को नहीं मार पाए, लेकिन वो बच्चा भी नहीं बचा। साथ में ही उस बच्चे के गम में उसकी माँ भी गुजर गई। इसीलिए आज कोई भी मजदूर काम पर आया नहीं है। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार वगैरह हो जाएगा, हम सभी आकर वापस काम जोड़ लेंगे। तो उस व्यक्ति ने, जो उसका मालिक नज़र आ रहा था, उसने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति और वो मजदूर जैसा व्यक्ति, जिसका नाम अब हमें मालूम था कि वो हरिया है, वो दोनों के दोनों शहर की कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। टाइम सिंह ने कहा भाई क्यों ना चल के इनके संस्कार वगैरह ही देख लें। हम दोनों भी उनके साथ साथ कब्रिस्तान की तरफ चले गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर हमने देखा कि वहाँ टोटल 37 कब्रें थीं। उन माँ बेटे के सबको रखकर उनकी नापतोल करी जा रही थी। एक कांसे का पैमाना ले रखा था जिससे वो उनकी नापतोल कर रहे थे, और उनके हिसाब से ही उनके लिए एक शव पेटिका देवदार की लकड़ी से बनाए रहे थे। थोड़ी ही दूर एक कुत्ता धीरे धीरे समय सिंह की तरफ बढ़ रहा था। एकदम से समय सिंह की जब उस पर निगाह पड़ी तो समय सिंह को थोड़ा सा डर लगा। कुत्ते को अपनी तरफ आता ही देखकर समय सिंह ने थोड़ा धीरे धीरे चलना चालू किया। जैसे जैसे कुत्ते की रफ्तार बढ़ी, समय सिंह ने भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे समय सिंह कहाँ भाग रहा है? अरे भाई कुत्ता पीछे पड़ गया। अब वो कुत्ता समय सिंह के पीछे पीछे और समय सिंह आगे आगे। थोड़ी देर में कुत्ता इतनी तेज भागा कि वो समय सिंह से भी आगे निकल गया, और उसने जाकर एक खरगोश को अपने मुंह में पकड़ लिया। वास्तव में वो कुत्ता खरगोश के ही पीछे भाग रहा था, जो कि समय सिंह से भी आगे उसको दिख रहा था। तब समय सिंह की जान में जान आई कि भाई बच गया, वरना पूरे 14 इंजेक्शन लगते। मैंने अरे भाई इंजेक्शन तो नहीं लगते, क्योंकि इंजेक्शन का तो अभी आविष्कार ही नहीं हुआ, हम 4000 साल पहले बोले मत। उसने अरे हाँ भाई। थोड़ी देर बाद समय सिंह ने देखा कि वो कुत्ता खरगोश को अपने मुंह में से गिराकर और एक पेड़ के पीछे लपका है। हमने देखा तो वहाँ एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कुत्ते ने खरगोश को छोड़ के और एक बड़े शिकार की लालच में उस हिरनी पर झपट्टा मार दिया था, लेकिन हिरनी बहुत तेज़ थी और थोड़ी ही देर में वो 9 से 9-2-11 हो गई। कुत्ता वापस आया और अपने जो शिकार उसने पहले किया था खरगोश, उसी को मुंह में उठाया और वहाँ से भाग गया। समय सिंह ने कहा भाई ये कब्रिस्तान के आसपास का नज़ारा तो बड़ा भयावह है। तो मैंने कहा कब्रिस्तान के नज़ारे खुशमिजाज ये खुशहाल तो होंगे नहीं भाई, ऐसे ही होते हैं। उसने हाँ, मैंने जब मैं भाग रहा था तो मैंने देखा भागते भागते एकदम मेरा पैर एक हड्डी पे पड़ा, तो देखा वो गधे की हड्डियाँ थीं, वहीं कछुए की हड्डियाँ पड़ी, लेकिन एक समुद्र कैटफिश की भी हड्डी पड़ी है। समुद्र की कैटफिश यहाँ पे कैसे आ गई? मैंने अब कैसे आ गई इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, अभी इनका संस्कार वगैरह हो रहा है, इसको करके और अपन चलते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उस संस्कार को करने के बाद वापस रावी पे गए। वहाँ सभी रावी में स्नान करने के बाद फिर से नगर के अंदर आए और आते समय वही अपनी मातृ देवी के सामने नतमस्तक भी हुए। अंदर आने के बाद हरिया के मालिक ने कहा कि हरिया मैं शाम के प्रोग्राम के लिए जाऊंगा, उससे पहले 16 की 16 भट्टियाँ चालू कर देना। हमने देखा कि उन भट्टियों के पास में मजदूरों के आवास भी बने हुए थे। साथ में ही 2 लाइनों में कुल 12 कक्ष बने हुए थे, जो एक अन्न भंडार की शक्ल में थे, यानी कि 6 एक लाइन में और 6 एक लाइन में। शायद उनमें से उन मजदूरों के लिए अन्न वगैरह दिया जाता होगा। थोड़ी देर बाद उसका मालिक फिर से बरामदे में आता है और अपने दीवार पे लगे हुए कांसे की थाली में सजने संवरने के लिए उसी की तरफ देख देख कर एक प्याली में लिए हुए सुरमा को अपनी आंखों में लगाता है। उस प्याली पर एक मछुआरे का चित्र भी बना हुआ था। सुरमा लगाने के बाद अपनी मूंछों को ताप देता है और उसके बाद एक सोने का हार अपने गले में पहनता है, जो लगभग 6 लड़ियों का था। उसके बाद वो अपने रथ में बैठकर और वहाँ से जाने लगता है। तो समय टाइम सिंह कहता है कि भाई चलो अपन भी जरा इनके उत्सव का आनंद ले लें। मैंने कहा बिल्कुल। हम दोनों भी उसके मालिक के पीछे पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक चौक
जैसी संरचना थी, वहाँ उनका मालिक का रथ रुका। वहाँ एक व्यक्ति ढोल लिए खड़ा था और उस ढोल वाले व्यक्ति के पीछे कुछ और लोग नृत्य की मुद्रा में खड़े हुए थे। उन्होंने मुखौटे लगाए हुए थे, टेराकोटा के बने हुए मुखौटे, वैसे ही मुखौटे जैसे जब वी मेट पिक्चर में वो लद्दाख में मुखौटे पहन के डांस करते हैं, वैसे मुखौटे। उस मालिक के इशारा करते ही ढोल वाले व्यक्ति ने ढोल बजाना शुरू किया और उसके बाद वो सारे के सारे पुरुष नर्तक एक लय में नृत्य करने लगे। उनके नृत्य को देखकर टाइम सिंह के अंदर का कलाकार भी जाग गया और वो भी उनके साथ मगन होकर, हालांकि साइड में, डांस करने लगा। जब उनका नृत्य समाप्त हुआ तो उस मालिक ने अपनी कमर पर बंधी हुई थैली में से कुछ मुद्रा जैसी चीज़ें निकाली और उन नर्तकों की तरफ उछाली। टाइम सिंह भी मुद्राओं को लूटने के लिए भाग ही गया, उसकी आदत। अरे मैंने कहा टाइम सिंह रुक, लेकिन जब तक तो टाइम सिंह वहाँ पहुँचे। कुछ मुद्राएं उसके हाथ भी पड़ गई। उसने मुझे ला के वो मुद्राएं दिखाई तो हमने कहा ये मुद्रा सेल खड़ी की बनी हुई है। तब फिर हमने सोचा कि अब इनके प्रोग्राम का भी समापन हो ही चुका है, तो क्यों ना चलकर अपने लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करी जाए और रुकने की व्यवस्था देखी जाए। वापस लौटते समय हमें रास्ते में हरिया दिखा, तो मैंने टाइम सिंह से कहा जाओ इससे यहाँ पर कोई सराय वगैरह के बारे में पूछो। टाइम सिंह हरिया के पास गया और उससे बोला भैया हरिया, क्या यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है? हरिया ने देखा कि इसको मेरा नाम कैसे मालूम, वह उसके देखने के तरीके से ही समझ गया और टाइम सिंह ने बात साधते हुए कहा अरे जब तुम्हारा मालिक तुम्हें आवाज़ दे रहा था तो मैं वहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम मालूम है। हरिया ने कहा चलो ठीक है। उसने कहा हाँ यहाँ एक सराय है और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं वहाँ बता देता हूँ। टाइम सिंह ने पूछा भाई हरिया, इस नगर का नाम क्या है? तो उसने कहा इस नगर का नाम हड़प्पा है। ऐसा कहके टाइम सिंह ने कहा चलिए आप आगे चलिए, और हरिया आगे आगे चलने लगा। टाइम सिंह थोड़ा पीछे आके मेरे साथ चलने लगा और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा हरिया का हड़प्पा। मैंने कहा चलो जैसे भी सही, तुम्हें याद रहना चाहिए हरिया का हड़प्पा ही सही, एच पर हरिया एच पर हड़प्पा। तो मैंने कहा अब तुम्हें हड़प्पा से संबंधित कोई तथ्य रटने तो नहीं पड़ेंगे? बोले नहीं नहीं भाई, अब तो मैं सब कुछ देख ही चुका हूँ, मुझे सारी चीज़ें अब याद रहेंगी। तो मैंने कहा बताओ इस हड़प्पा की सबसे पहले खोज किसने की थी? बोले भाई ये याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अभी हड़प्पा में जो तुम्हें हरिया मिला है इसने क्या कहा तुम्हें? बोले इसने यही कहा कि चलो मैं संग चलता हूँ और मैं सराय का पता बताता हूँ। तो बस मैं संग चार्ल्स मैसन ने ही सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी थी। बोले हाँ अब इससे ये याद रहेगा। सराय पर पहुँचने के बाद हरिया ने वहाँ के प्रबंधक से टाइम सिंह को मिला दिया और उनकी व्यवस्था के लिए बात करके वो वहाँ से जाने लगा। तो टाइम सिंह ने हरिया को धन्यवाद कहा और कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी दया कि आप यहाँ तक आए। हरिया उसको धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला गया। प्रबंधक ने रुकने के लिए 21 मोहरें मांगी, क्योंकि नृत्य के दौरान टाइम सिंह ने कुछ मोहरें प्राप्त कर ही ली थी, तो उनमें से 21 मोहरें निकाल कर उसने उस प्रबंधक को दे दी। उसके बाद एक कमरा उसके लिए खोल दिया गया और मैं भी अदृश्य रूप में उसके साथ उसी के कमरे में चला गया। खाना वाना खा के हम दोनों वहीं आराम कर रहे थे। तब मैंने टाइम सिंह से पूछा अच्छा टाइम सिंह, हड़प्पा की सबसे पहले खोज किसने की? ये तो तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई चार्ल्स मैसन। अच्छा मैंने इसका सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, खोदा किसने था? बोले भाई वो याद नहीं आ रहा। मैंने कि अभी जब हरिया यहाँ से गया तो तुमने उससे क्या कहा था? कि मैंने इससे यही कहा था कि बड़ी दया करी आपने कि यहाँ तक आए। तो बस इसी से याद रखना, दयाराम साहनी। बोले हाँ याद आ गया, दयाराम साहनी था। अच्छा मैंने कब करी थी?
टाइम सिंह का फिर से दिमाग फ्यूज। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी मोहरें दी थी प्रबंधक को? 21 मोहरें दी। तो 1921 में? बोले हाँ, 1921 का, अब याद आया है। तो मैंने अब ये तीनों फैक्ट्स तो तुम नहीं भूलोगे? बोले नहीं, ये भी अब तो याद हो गए। टाइम सिंह उस कमरे में पड़े पड़े पूरे दिन की बातें याद करता रहा। उसे वो पूरा का पूरा दिन एक फिल्म की तरह उसके सामने से गुजरने लगा। कैसे वो रावी के तट पर प्रकट हुए, उस दीवार पर उकेरी हुई एक मात्र देवी की प्रतिमा जिसके गर्भ में से पौधा निकला हुआ है, मजदूर, उनके निवास, भट्टियाँ, वो इक्का या रथ का आना, उस बालक का शंख के बैलों के साथ खेलना, मजदूर का सांप के द्वारा बच्चे को काटने और गरुड़ के द्वारा सांप को ले जाने का बात बताना, पुरुष नर्तकों द्वारा नृत्य करना, ये सारी की सारी रील उसके दिमाग में चलने लगी। और इन्हीं ख्यालों में खोए हुए टाइम सिंह धीरे धीरे सो गया। अब सुबह उठकर टाइम सिंह के साथ ये सफ़रनामा किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसको हम देखेंगे अगली स्टोरी में। ये थी हड़प्पा की स्टोरी हरिया के साथ। इस स्टोरी के आधार पर अब क्या कुछ प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हल होते हैं? अगर आप उन प्रश्नों को इस स्टोरी से लिंक कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ही यह स्टोरी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। एक प्रश्न है, हड़प्पा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित था? क्या आप इसे स्टोरी में लिंक कर पाएंगे? ऑप्शंस थे सिंधु, व्यास, रावी या सतलज। एक अन्य क्वेश्चन जो आया हुआ है वह खरगोश को मुंह में दबाए कुत्ते का चित्र वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और ये सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप स्टोरी में लिंक कर पा रहे हैं, उन्हें ढूंढ पा रहे हैं, तो आप आसानी से इन फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगली स्टोरी में फिर से हम देखेंगे सफ़रनामे का कौन सा शहर क्या होता है। जैसे जैसे टाइम सिंह अपनी इस सफ़रनामे को आगे बढ़ाएगा, अलग अलग शहरों की यात्राएं करेगा और उसी के ज़रिए हमारा ये सफ़रनामा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।